के साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। कलराज शेखर दत्त ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को सीएम रमन सिंह के साथ लंच करने के बाद दिल्ली के लिए निकले थे शेखर दत्त। 23 जनवरी 2010 से छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं शेखर दत्त। डिप्टी सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं शेखर। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन से इस्तीफा देने को कहा गया है, लेकिन नारायणन ने कहा दिया कि जब तक उचित अथॉरिटी न कहे वो इस्तीफा नहीं देंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में राजभवन जाकर बीएल जोशी से मुलाकात की। जोशी ने मंगलवार को राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राज्यपालों को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कर्नाटक की एक लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि कर्नाटक के ही एक शख्स ने नौकरी का झांसा देकर उससे रेप किया। आरोपी 20-25 दिन पहले ट्रैवल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित लड़की को कर्नाटक से दिल्ली लेकर आया था। इस बीच आरोपी लड़की को लेकर कई हिल स्टेशन भी गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने लड़की का अबॉर्शन भी कराया। पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में कल रात कुछ बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को घर के बाहर से अगवा कर लिया। अपहरण की वारदात पुलिस की नाक के नीचे हुई। कोटला चौक पुलिस चौकी के सामने झोपड़ी के बाहर सो रही लड़की को बदमाश उठा ले गए। बदमाशों ने विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी की। लड़की के परिवार वालों ने शोर भी मचाया, लेकिन चौकी में कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। मेरठ मेडिकल कॉलेज में तैनात एक गार्ड पर एक लड़की से रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैनपुरी में बहस से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने भाई का प्राइवेट पार्ट काट दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है, जबकि ग्राम प्रधान का आरोप है कि पुलिस पीड़ितों पर राजीनामे के लिए दबाव डाल रही है। मैनपुरी में बहस से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने भाई का प्राइवेट पार्ट काट दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है, जबकि ग्राम प्रधान का आरोप है कि पुलिस पीड़ितों पर राजीनामे के लिए दबाव डाल रही है। गाजियाबाद के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। वाराणसी के बाद डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी ट्रेन में एक नाबालिग से अश्लील हरकत के आरोप में एक वेंडर को गिरफ्तार किया गया। बदायूं गैंगरेप के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके नार्को, ब्रेन मैपिंग और लाइट डिटेक्टर टेस्ट पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। गैंगरेप और हत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम ने घटनास्थल से लेकर चौकी तक का निरीक्षण किया। परिजनों से पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को यह भी पता चला है कि आरोपी पुलिसकर्मी की दबंगई से गांव वाले परेशान थे। बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी, साला और ससुर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। चारों की मौत हो गई। 20 साल के सोनू ने पहले ससुर, फिर साला और पत्नी और फिर खुद को गोली मारी। सोनू और ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। सोनू की पत्नी और साले ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। शुक्रवार को सोने के साले की शादी हुई थी। दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर 65 साल की एक महिला की हत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी। दिल्ली के करोल बाग में दुकान में घुसकर ऑटो पार्ट्स कारोबारी दो भाइयों के साथ मारपीट और लूटपाट की। और उसके ही एक दुकानदार ने 7-8 बदमाशों के साथ डंडे और रॉड से इनकी पिटाई की। मारपीट और लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मामला रुपए के लेन देन का है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हुई है। भागीरथी, भिलंगाना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजे जा रहे हैं। उत्तरकाशी प्रशासन ने 7 डेंजर जोन की पहचान करके वहां अधिकारियों की तैनाती कर दी है, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आरोप है कि 2013 में आई बाढ़ का मलबा नहीं हटाया गया, जिससे रिवर बेड का स्तर ऊपर हो गया और बारिश के बाद फिर से बाढ़ के हालात बन गए। दिल्ली वालों को आज भी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। 30 और 21 जून को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। इससे पहले कल भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से कुछ जगहों पर जाम भी लग गया, जिससे लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। उत्तर पश्चिम मानसून 5 या 7 दिनों की देरी से कल ओडिशा, बिहार और बंगाल पहुंच गया। कल तक मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड पहुंचने की संभावना है। जम्मू में तेज बारिश से कल मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से जम्मू में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी से 2 और छात्रों के शव बरामद हुए हैं। इस तरह से अब तक 10 छात्रों के शव बरामद हो गए हैं। ब्यास नदी में 8 जून को हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र बह गए थे।
राज्यसभा की 8 सीटों के लिए आज चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 3, झारखंड, यूपी, एमपी, ओडिशा और महाराष्ट्र में एक सीट शामिल है। बिहार में एक सीट पर शरद यादव निर्विरोध चुने जा चुके हैं, बाकी 2 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बहाने लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार को समर्थन करने का ऐलान किया है। टूडी, पासवान और रामकृपाल यादव के लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से ये तीनों सीटें खाली हुई थी। पीएम मोदी अगले सप्ताह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं, इस विस्तार में मंत्रिमंडल में लगभग 20 और मंत्री शामिल किए जाएंगे। इनमें से आधे कैबिनेट मंत्री होंगे। विस्तार में उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी को जगह मिल सकती है। अगर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से एक और राजस्थान से भी 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र से शिवसेना के भी 2 और मंत्री शामिल किए जाने हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी में चीन और पाकिस्तान से सभी विवाद सुलझाकर भारत का रिचर्ड निक्सन बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जयराम रमेश ने कश्मीर में कहा कि मोदी एक मजबूत और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। कांग्रेस द्वारा मोदी को चाय वाला कहने पर जयराम रमेश ने कहा कि इसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। जयराम के बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि जयराम ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं। इराक के मोसुल में 40 भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है। विदेश मंत्री ने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की है। इराक ने अमेरिका से आतंकियों पर हवाई हमले करने की गुजारिश की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अगवा भारतीयों को कहां रखा गया है ये पता नहीं चल पाया है। अब तक फिरौती की भी मांग नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इराक में तकरीबन 100 भारतीयों के फंसे होने की बात कही है। इस बीच पूर्व राजनयिक सुरेश रेड्डी को हालात पर नजर रखने के लिए बगदाद भेजा गया है। इराक में सुन्नी चरमपंथियों के गुट आईएसआईएस के तांडव के बीच केरल की 46 नर्सें वहां पर फंसी हुई हैं। केरल के कोट्यम में एक परिवार की 3 बेटियां इराक में फंसी हैं। तीनों वहां नर्स हैं। परिवार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई। इराक के तिक्रित शहर में कई भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं और बमबारी के बीच वहां से निकलना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लखनऊ का एक परिवार इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयान किए। पंजाब अमृतसर के मजीठा के रहने वाले मनजिंदर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मनजिंदर के साथ साथ पंजाब के कई युवक इराक में काम करने गए। इराक में फंसे पंजाब के लोगों के परिजनों ने गुरुद्वार में जाकर अपनों की सलामती के लिए दुआ मांगी। इराक में काम करने वाले अमृतसर के संगोबाना गांव के निशान सिंह की सलामती के लिए उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। निशान मोसुल शहर में काम करता है और वहां के हालात बेहद खराब हैं। आईएसआईएस के आतंकियों ने इराक की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मोर्टार और बंदूकों से हमला किया है। आतंकियों के हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया, जिससे भारत में तेल की किल्लत हो सकती है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा तेल मंगवाता है उनमें इराक दूसरे नंबर पर है। इराक संकट से बजट में 198 अरब रुपए का बोझ सरकार पर पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर कच्चे तेल के दाम 3 से 4 महीने तक $120 प्रति बैरल रहता है तो वित्तीय घाटे पर बुरा असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ते ही तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ जाएगा, जिससे सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल के पार है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया ₹60.49 पर है। भारत में चीन ने फिर घुसपैठ किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले से सटे भारत तिब्बत सीमा में चीन का हेलीकॉप्टर घुसा है। यह हेलीकॉप्टर पीपुल लिबरेशन आर्मी का है। 1.5 महीने में दूसरी बार सीमा पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर किंग्स 11 पंजाब के अपने शेयर बेचने और यूएस से शिफ्ट होने की अटकलों को खारिज किया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया में लगाई जा रही अटकलों से आश्चर्यचकित हूं। मैं अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रही हूं और न ही अमेरिका में जाकर बस रही हूं। इससे पहले कल नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली। नुस्ली वाडिया के मुताबिक उनके 2 सेक्रेटरी को 5 फोन कॉल आए और एक धमकी भरा SMS भी भेजा गया। धमकी में कहा गया कि लड़की को तंग मत करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। SMS में किसी लड़की का नाम नहीं लिखा गया। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाला रवि पुजारी नाम का गैंगस्टर है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। नुस्ली वाडिया ने NM मार्ग पुलिस थाने में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। धारा 506(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। अभिनेत्री प्रीति जिंटा और नेस वाडिया विवाद मामले में प्रीति जिंटा इसी हफ्ते बयान दे सकती हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि मामले की जांच आगे बढ़ रही है और प्रीति बयान देने को तैयार है। मध्य प्रदेश STF ने व्यापक घोटाले में कल 125 लोगों को गिरफ्तार किया। PMT घोटाले में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में छापेमारी की। 15 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार छात्रों से STF पूछताछ करेगी। 171 स्टूडेंट्स PMT फर्जीवाड़े में शामिल हैं।
पीएमटी घोटाले मामले में मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने छापा मारा, 12 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया। एसटीएफ 30 जून को पीएमटी गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 15 जून को भोपाल में लक्ष्मीकांत शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष नेता सत्यदेव कटारा ने शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला करार दिया है। व्यापम घोटाले के आरोपी खनन कारोबारी और बीजेपी नेता सुधीर शर्मा फरार है। पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय शंकर मेहता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। विपक्ष ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई जांच से इनकार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीएमटी की परीक्षाओं में पैसे लेकर एडमिशन दिलवाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव टोपनो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। गुजरात कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी टोपनो प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी समीर वर्मा को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्री उमा भारती का निजी सचिव नियुक्त किया गया। दिव्यार्थी पुरुषोत्तम को संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू का निजी सचिव नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी राजीव नयन चौबे को पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया है। चौबे को 13 जून को प्रधानमंत्री दफ्तर में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह नियुक्त किया गया था। महंगाई को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री पासवान, उमा भारती, अनंत कुमार और राधा मोहन सिंह समेत उन विभागों के सचिव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से महंगाई और कमजोर मानसून की समस्या से निपटने के उपायों पर मंथन किया। इससे पहले वित्त मंत्री जेटली ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य $300 प्रति टन कर दिया था। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 30 जीओएम और ईजीओएम को खत्म करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को औपचारिक मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 9 ईजीओएम और 21 जीओएम को समाप्त करने का ऐलान किया। अब मंत्रियों और संबंधित विभागों को लंबित मामलों के फैसले करने के लिए कहा गया है और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी उनकी मदद करेगा। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई तक चलेगा। 8 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे, 9 जुलाई को रेल और 11 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। रेल बजट में यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाए जाने की संभावना है। रेल बजट की तैयारी को लेकर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोनल मैनेजर, टीआरएम, रेलवे बोर्ड के सदस्य और सभी एचओडी शामिल होंगे। रेल मंत्री ट्रेनों में सफाई, बेहतर कैटरिंग और खर्चों में कटौती जैसे अहम मसलों पर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में वाराणसी में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा पैसे खर्च किए। वाराणसी के ट्रेजरी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल ने वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान 50,10,000 रुपए खर्च किए, जबकि वाराणसी में प्रचार के लिए मोदी ने 37,62,000 रुपए खर्च किए। वही अपनी जमानत भी नहीं बचा सके कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने सबसे ज्यादा 54,45,000 रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए। आम आदमी पार्टी नए कानूनी पचड़े में फंस गई है। मसला इतना गंभीर है कि केजरीवाल की पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। मामला है कि पार्टी की मान्यता लेने के लिए 100 लोगों के हलफनामे की जरूरत होती है। वो 100 लोग पार्टी के सदस्य हों और किसी दूसरी पार्टी से न जुड़े हों। आम आदमी पार्टी की ओर से जिनके हलफनामे दिए गए हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जनराज्य पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। जनराज्य पार्टी ने इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और आपकी सदस्यता रद्द करने की अपील की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होनी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पार्टी पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि उनके एमएलए या एमपी निर्दलीय माने जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की हुई बैठक में दिल्ली में जल्द चुनाव कराने का प्रस्ताव पास किया है। आम आदमी पार्टी की इस बैठक में बीजेपी में पद और पैसे का लालच देकर आम आदमी पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। इस बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पैसे और पद का लालच दिया गया था। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने साफ कह दिया कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी।
आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बीजेपी पर हमला केजरीवाल की साजिश बताया। बिन्नी ने बीजेपी को सशर्त समर्थन देने की बात भी कही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी को फिर से समर्थन देने से इनकार कर दिया। द टेलीग्राफ अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को संदेश भेजा गया था, लेकिन सोनिया राजी नहीं है। दिल्ली के इकलौते निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी अभी सरकार बनाने की कवायद ही कर रही है कि पार्टी में मुख्यमंत्री की रेस भी शुरू हो गई है। दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें मीनाक्षी लेखी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश हुई है। सोमनाथ भारती पर मुकदमे की ये सिफारिश न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पद पर रहते हुए सोमनाथ भारती ने 10 आपराधिक धाराओं के तहत जुर्म किया। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी किए बिना ही चार्जशीट कोर्ट में दायर करने की तैयारी कर रही है। रेप के आरोपों से घिरे केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मेघवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा ने कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के शाहजहां में कल बिजली पानी को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की मीटिंग में मनोहर जोशी ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा। सीमांध्र विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र आंध्र प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन में चलेगा। आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 20 जून को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 18 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान 20 जून को बजट पेश होगा। 21 से 24 जून तक इस पर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली समेत 5 दया याचिकाओं को नामंजूर करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। कोहली को नोएडा के निठारी इलाके में बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुनाई थी। कोहली को 16 में से 4 मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा मामला महाराष्ट्र की रेणुकाबाई और सीमा का है, जो कि इन्हें 13 बच्चों का अपहरण कर 9 की हत्या करने का दोषी करार दिया गया था। तीसरा मामला महाराष्ट्र के राजेंद्र वासनिक का है। इसे एक लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी करार दिया गया था। चौथा मामला मध्य प्रदेश के जगदीश का है। जगदीश पर अपनी पत्नी, 4 बेटियों और एक बेटे की हत्या का दोषी करार। महाराष्ट्र के राजेंद्र वासनिक का है। इसे एक लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी करार दिया गया था। चौथा मामला मध्य प्रदेश के जगदीश का है। जगदीश पर अपनी पत्नी, 4 बेटियों और एक बेटे की हत्या का दोषी करार दिया गया था। पांचवा मामला असम के होलीराम बोदलोई का है। होलीराम को एक परिवार के 3 पुरुषों की नृशंस हत्या करने का दोषी करार दिया गया था। बिहार के वैशाली में स्कूली छात्र के अपहरण के विरोध में लोगों ने NH 77 जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस को जब अपहरण की जानकारी दी गई तो पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र में नागपुर क्राइम ब्रांच ने कैटरिंग के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने त्रिमूर्ति नगर के राणा अपार्टमेंट में छापेमारी कर 2 लड़कियों को हिरासत में लिया। यूपी पुलिस के सिपाही अब राइफल की बजाय रिवॉल्वर लेकर ड्यूटी करेंगे। प्रोजेक्ट की शुरुआत राजधानी लखनऊ से होगी, जहां 5500 सिपाहियों को राइफल की जगह रिवॉल्वर दी जाएगी। झारखंड की सिमडेगा पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI की गन फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिया। झारखंड पुलिस ने कैंप से गन बनाने का मशीन, जनरेटर, बम और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। PLFI दक्षिण छोटा नागपुर के सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खुटी में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर NDFB के एक आतंकी को मार गिराया और औजार बाड़ी जंगल से असलहे बरामद किए। हालांकि मुठभेड़ के बाद जब सुरक्षा बल वहां से चले गए तो NDFB उग्रवादी लौट आए और मीडिया के सामने हथियारों का प्रदर्शन किया। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ धाम के लिए दर्शन किए थे। इस बार श्राइन बोर्ड ने कई बैंकों के जरिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है। परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का मुंबई वाला बंगला 372 करोड़ में नीलाम हुआ। बंगला खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा गया है। इस बंगले की नीलामी NCPA ने की। NCPA के मुताबिक ये बंगला भाभा के भाई डॉक्टर जमशेद का है। ओडिशा में फर्जी चिटफंड कंपनियों से धोखा खाए लोगों ने भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। करीब 40,000 परिवार इस धोखाधड़ी का शिकार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागान मालिकों और मजदूरों के बीच मेहनताने को लेकर ठनी हुई है। बागान मजदूर रोजाना 322 रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि बागान मालिक 115 रुपए रोजाना के ज्यादा देने के लिए मजदूर नहीं है।
पेंशन शुरू कराने के लिए अब आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई जारी गाइडलाइंस के मुताबिक हर जरूरी एफिडेविट रिटायर्ड कर्मचारी के एचओडी देंगे और ये सीधे पेंशन वाले बैंक के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के संकेत दिए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के बाद 60,000 करोड़ की परियोजनाओं को नई स्पीड मिलेगी। एयर एशिया स्पाइस जेट के बाद अब इंडिगो ने भी ऑफर का ऐलान कर दिया है। सराफा बाजार में तेजी के चलते सोना 28,000 के पार चला गया है। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 केबिन क्रू सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। अनुशासन के नाम पर कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया ने 20 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पाकिस्तान के लाहौर में एक धर्मगुरु के समर्थकों और पुलिस में हुई हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। घटना उस वक्त की है जब कनाडा से आए धर्मगुरु के समर्थकों ने पुलिस के बीच बैरिकेडिंग हटाने को लेकर बातचीत हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के उच्च अधिकारी अब्दुल बासित ने भारत पाक पीएम मुलाकात पर कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि अच्छे दिन आ रहे हैं। उत्तरी नाइजीरिया के दमातुर में फुटबॉल विश्व कप देख रहे लोगों के बीच में बम विस्फोट से कम 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में 5 आतंकी मारे गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रिटिश गुयाना का डाक टिकट 57 करोड़ 20 लाख रुपए में नीलाम हुआ।